ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो 24 उपचुनाव होने वाले उसमें किस तरह का दंगल होगा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए 3 वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी, देवदत्त दुबे जी और आशीष दुबे जी। तो ये दुबे त्रिमूर्ति है पत्रकारों की हमारे साथ। राकेश जी के पास में आऊँगा। राकेश दुबे जी, आपके पास बहुत लंबा तजुर्बा है, करीब 45 साल की आपकी पत्रकारिता है। आपको लग रहा है कि जो चुनाव होने वाले उपचुनाव उसमें चंबल का जो क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल का, पहली बार कांग्रेस वहां चेहरा विहीन है। उनके जो चेहरे थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और उनके अब चिरंजीव ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का पूरा दारोमदार दिग्विजय सिंह के ऊपर है, क्योंकि अब सारी जमावट जोड़ तोड़ उनके हाथ में रहेगा। एक बात और मैं जोड़ूंगा इसमें कि जो भाजपा से बगावती या जो असंतुष्ट है, जो कांग्रेस में जा सकते हैं, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। एक बात, राकेश सिंह चतुर्वेदी जो कभी कांग्रेस के विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, अविश्वास प्रस्ताव के दिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है। दिग्विजय सिंह ने विरोध किया है कि मैं उनकी वापसी का विरोध करता हूं क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ दगा किया था। ये जो अभी एक तरह से विवाद होंगे, तू मैं होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, क्या ये चुनाव की गर्मी को बढ़ाएंगे? राकेश जी, आपकी राय? बिल्कुल चुनाव की गर्मी को बढ़ाएंगे। एक तरफ शिवराज सिंह, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। लेकिन दिग्विजय सिंह जो राकेश चतुर्वेदी के मामले में जो बात कह रहे हैं, तो उनको अपने घर में भी झांक लेना चाहिए। उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी इसी तरह से आए गए हैं। प्रश्न अब चंबल और ग्वालियर का जहां तक है, तो ग्वालियर और चंबल में कांग्रेस के पास फ्रंट लाइन का कोई चेहरा नहीं बचा है, लेकिन गुना और राघोगढ़ और राजगढ़, इसमें जो दिग्विजय सिंह का प्रभाव है, उस प्रभाव को चंबल में पूरी तरह तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि गोविंद सिंह और अन्य लोग जो द्वितीय लाइन के लोग हैं, वो भी अपना एक जनाधार वहां पर बना चुके हैं और उस जनाधार की इस बार परीक्षा है। क्योंकि नरेंद्र सिंह वर्सेस गोविंद सिंह जो मामला द्वितीय पंक्ति ग्वालियर डिवीजन में चलती है, उसका फैसला होना है। ग्वालियर डिवीजन के अंदर मुख्य रूप से मतदाता 2 प्रकार में विभाजित होता है। वहाँ ब्राह्मण और ठाकुरवाद के वोट चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि महल की राजनीति करते आ रहे थे और दोनों प्रकार के मतदाता के प्रमुख स्तंभ महल से जुड़े थे, इस कारण राजनीति अलग प्रकार की होती थी। राकेश जी, एक चीज है, मैं थोड़ा सा इस चर्चा को एक दूसरा भी एंगल देना चाहता था। आप चाहे तो उसको जोड़ सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में शिवराज सिंह और दिग्विजय सिंह ऐसे नाम है जो 16-16 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके। शिवराज सिंह के साथ प्लस ये कि वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। दिग्विजय सिंह भाषण कला में शिवराज सिंह के मुकाबले उतने माहिर नहीं है। वो कार्यकर्ताओं की बातों को सुन लेते हैं, नाराजगी झेल लेते हैं। दिग्विजय सिंह भी इस कला में बहुत माहिर है कि वो कार्यकर्ताओं के गुस्से को पी जाते हैं। तो ये जो दोनों लीडरों की बात है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान वर्सेस दिग्विजय सिंह भी है, और साथ में शिवराज सिंह के साथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी की टीम। जी देखिए, शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 जो मूर्ति है, यही चुनाव दोनों पक्षों में निर्णय करने वाली है। यहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, वे सिर्फ छिंदवाड़ा के होके रह गए। मुख्यमंत्री के काल भी उनका छिंदवाड़ा के प्रेम में ही खत्म हो गया। अब जो स्थिति बनी हुई है, दिग्विजय सिंह कार्यकर्ता को मनाना जानते हैं, लेकिन शिवराज सिंह कार्यकर्ता को समझाना भी जानते हैं। तो अभी दोनों के बीच में राजनीतिक कौशल के साथ ये उनकी पारी को और चमकदार बना सकता है। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह अपने उत्तराधिकारी को ज्यादा प्रकाशित कर सकते हैं और शिवराज जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता की छवि को अपनी कायम रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। एक सवाल यह है कि समझाने और सुनने के साथ साथ सक्रिय करने की क्षमता जिस लीडर में होगी, कार्यकर्ता को सक्रिय करने की, वो चुनाव में बढ़त बनाएंगे। दिग्विजय सिंह ने एक बात कही है कि कांग्रेस से आप बदला बाद में निकाल लेना, अभी आप गद्दारों को ठीक करो, और क्योंकि इनकी वजह से हम उपचुनाव में आए हैं। ये उनका एक तरह से उनकी पंच लाइन है। बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती, क्योंकि शिवराज सिंह खुद ही असंतुष्टों को मनाएंगे, क्योंकि जो 22 जगह चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी के हारे हुए जो विधायक पद के प्रत्याशी थे वो असंतुष्ट होंगे। तो उनको, चूंकि सरकार में शिवराज सिंह है,
तो किस तरह से सरकार में उनको एडजस्ट किया जाएगा, निगम मंडलों में, पार्टी के संगठन में, ये सारी बातें होंगी। ये ही सब चीज़ों पर एक तरह से दमदारी से पेश करने की बात होगी। देवदत्त जी, जो राकेश दुबे जी कह रहे हैं कि इससे दिग्विजय सिंह अपने उत्तराधिकार को भी चमकाएंगे, प्रकाश में लाएंगे और शिवराज सिंह फिर एक बार एक छत्र नेता बन के उभरेंगे, आपकी इसमें राय? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह को जो मौका मिला है पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से, 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे और अब 15 साल के करीब 13.5 साल और ये जो महीने मिला के शिवराज सिंह को, इतना मौका किसी नेता को और नहीं मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति में काम करने के लिए। स्वाभाविक है जो इतने लंबे समय तक पदों पर रहेगा तो उसकी एक जड़ें जम जाती हैं, उपकृत लोगों की एक श्रृंखला बन जाती है, संपर्क और सूचनाओं का एक तंत्र बन जाता है, तो उसका वो फायदा मिलता है। और दोनों ही जनों में एक विशेषता रही कि ये विनम्र रहे बोलने में और बात करने में। बाकी इन दोनों ही नेताओं के बारे में एक जरूर कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी करीने से अपने जो प्रतिद्वंदी उभरते थे उनके पर कतरे हैं। तो ये बात सही है कि इसी कारण शायद राजनीति वो लंबे समय तक चले हैं, अन्यथा कमलनाथ जी समझ ही नहीं पाए कि सिंधिया क्या नुकसान कर सकते हैं और उनको क्यों नहीं मनाया जा सकता, उनको क्यों कह दिया जाए कि हाँ उतर जाइए सड़क पर। तो ये यदि दिग्विजय सिंह होते तो पता चली वो सिंधिया के घर पहुंच जाते या जो भी है। तो राजनीति कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह को अपने विरोधियों को बोतल में उतारने का फन मालूम है। वो किस तरह से अपने विरोधियों को माने निस्तेज कर देते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। एक नारा उन पर फिट बैठता है कि जो उनसे टकराएगा उनमें ही मिल जाएगा। ये बात दोनों नेताओं में फिट होती है। हमने देखा कि 10 साल दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय शुक्ल बंधु विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल थे, माधवराव सिंधिया थे, उस समय मोतीलाल वोरा थे, अर्जुन सिंह थे। उनके बीच में से दिग्विजय सिंह ने 10 साल मुख्यमंत्री बने थे। तो कह सकते हैं कि ये दोनों लीडरों में ये एक तरह से काबिलियत है कि वो अपने विरोधियों को अपने में मिला लेते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष दुबे जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह के बारे में कि आप इन दोनों से नफरत तो कर सकते हैं लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या राय है? बहुत संक्षेप में आपकी दो तीन वाक्यों में टिप्पणी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो दोनों मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत रचे बसे लोग हैं और मेरा ये मानना है कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 ही फुल टाइमर नेता हैं, जो एक शिवराज सिंह है और एक दिग्विजय सिंह है। बाकी लोग कई बार टुकड़े टुकड़े में राजनीति करते हैं। तो ये फुल टाइमर राजनेता हैं, इसलिए इनका असर ज्यादा है, इनकी नेटवर्किंग ज्यादा है और इनकी बातें और को लोग कार्यकर्ता समझ लेते हैं। लेकिन आशीष जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको, जल्दी से बात खत्म करें ताकि हम इस चर्चा को समापन तक ले जाएं। 1-2 वाक्यों में खत्म करें इसको। जी हाँ, वही मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों जो राजनेता हैं फुल टाइमर है, इसलिए इनकी बातों में ज्यादा असर है। तो और अभी जो 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें निश्चित तौर पर इन दोनों ही नेताओं की सीधी भिड़ंत होगी, भले उम्मीदवार कोई भी। जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ दिग्विजय सिंह वर्सेस शिवराज सिंह हो सकता है या होगा, ये हमको दिख रहा है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी, राकेश दुबे जी आपसे बहुत देर बाद संपर्क हुआ इसलिए आपसे कम बातचीत हुई, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आशीष दुबे जी आपका भी। कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह के बारे में एक शेर बड़ा मौजूद है कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। ये लोग जब जब इनके बारे में कहा जाता है कि अब इनकी राजनीति खत्म हो रही है या अस्ताचल की तरफ है, ये वापस पलट कर आते हैं। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में भविष्य की राजनीति इन उपचुनाव के जरिए तय करेंगे। तो बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे नॉनवेज के बारे में। दरअसल नॉनवेज खाने से कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं, ये एक चिंता की बात है। नॉनवेज खाने में कहा गया है कि 10 प्रजातियां लगभग खत्म होने की स्थिति में हैं। इसमें सबसे ऊपर चाइनीज गैंड, स्मॉल मैंडर करके एक प्रजाति है पक्षी की। एक वक्त पर पूरे चीन में मिलने वाली छिपकली की तरह दिखने वाला यह जीव तेजी से गायब हुआ। पानी और जमीन दोनों में मिलने वाले सैलामेंडर को चीनी लोग बड़े चाव से खाते हैं। यही वजह है कि 1960 तक इसकी आबादी 80% से कम हो गई है। इसे चीन सरकार ने एंडेंजर्ड स्पाइस ऑफ वाइल्ड फाउना फ्लोरा में सबसे ऊपर रखा था ताकि इसे बचाया जा सके, लेकिन तब भी चीन के लोग इसे खाते रहे और अब सैलामेंडर इतना कम हो चुका कि वह ब्लैक मार्केट में काफ़ी ऊंचे दामों पर मिलता है। डोडो भी ऐसी एक स्पीशीज
माने प्रजाति है, ये पक्षियों की एक प्रजाति है जो उड़ नहीं पाती है। औसतन डोडो पक्षी लगभग 23 किलो का होता है और साल 1507 में पुर्तगालियों ने इसके खाने की शुरुआत की थी और बाद में इसके व्यापार के लिए लगातार यात्रा करने वाले व्यापारी और सैलानी भी इसे खाने लगे थे। 1881 में दुनिया का आखिरी डोडा भी मार दिया गया। अब यह सिर्फ म्यूजियम में देखा जाता है अवशेष के तौर पर। एक स्तन, ये सारी चीज़ें जो ऐसी है ये बताती है कि कहीं ना कहीं पशु पक्षियों को खाने की वजह से, नॉनवेज की वजह से कई प्रजातियां खत्म होने की तरफ है। बाखबर के रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।